इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम किसानों के लिए जागरूकता फैलाने वाला कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर है। आज मैं हूं आपके साथ इस अंक में कोमल भारती और मैं निरंकार, करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई विभिन्न फसलों को उगाते हैं अपनी जलवायु को देख करके, अपनी भूमि की स्थिति को देखकर, लेकिन इसमें धान एक ऐसी फसल है जो हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उगाई जाती है। चाहे वो मैदानी इलाका है, चाहे वो पहाड़ी इलाका है, हर जगह इसकी खेती की जा सकती है। और धान को उगाकर हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खाद्यान्न की हमारी प्रमुख फसल है और इसको पसंद भी खूब लोग करते हैं, क्योंकि बेकरी उद्योग में भी इसका बहुत महत्व है। अब धान का उत्पादन अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, और उसके लिए वैज्ञानिक तरीका अगर हम अपनाएं तो हमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। धान की रोपाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, इस विषय पर आज हम अपने श्रोताओं को जानकारी दिलवाएंगे। और इसके लिए हमारे पास 7 जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर वाई.एस. सिवे जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं और प्राध्यापक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में, सस्य विज्ञान विभाग में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और धन्यवाद जी, बहुत बहुत डॉक्टर साहब से सभी हमारी चर्चा तो मेरी तरफ से भी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को कोमल, उनके दिमाग में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल होते हैं जब हमारे किसान हमारे साथ जुड़ते हैं और रोजाना जब जानते हैं कि किस विषय पर हम उनके लिए कार्यक्रम लेकर के आए हैं, तो उनके भी जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपके जहन में जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर के जरिए आप सीधे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ सकते हैं, और आज के लिए हमारी टेलीफोन लाइन्स आप सभी के लिए खुल चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123421081 और 01123421083। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि जून का महीना भी काफी जा चुका है, थोड़ा ही समय बचा है, 21 जून है आज। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि धान की जो फसल उगाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो पौध लगाने की जरूरत होती है, पहले पौध तैयार करने की जरूरत होती है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, पौध कब तक वो लगा सकते हैं और जो लगी हैं उनमें क्या सावधानी बरतें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि धान को ज्यादातर अभी भी जो है वो रोपाई करके ही लगाया जाता है। तो रोपाई करने से पहले धान की नर्सरी तैयार की जाती है, और ऐसा मानते हैं, ऐसा है भी कि मतलब यदि स्वस्थ पौध होगी तो हमारी अच्छी पैदावार मिलेगी। तो हमको स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमारा बीज जो है प्रमाणित संस्था से होना चाहिए, हाँ जी, और बीज का शोधन होना चाहिए। और जहां हम नर्सरी लगा रहे हैं वहां पे हम अच्छे ढंग से मिट्टी को तैयार करके उसमें गोबर की गली सड़ी खाद डालें और तभी नर्सरी लगाएं। पानी का स्रोत जो है नर्सरी के जो हम चुनाव किया खेत का, वहां होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वेट मेथड की जो नर्सरी बोलते हैं उसको लगाना चाहिए। अर्थात जुताई करके हमको खेत की, उसके अंदर गोबर की खाद डाल के और फिर 1-2 बार जुताई करके फिर समतल करके फिर उसको पानी भर के फिर पडलिंग करते हैं, गाद बनाते हैं। और जब पानी कम रह जाता है फिर उसकी जो है हम बीज की बिजाई करते हैं। लेकिन बिजाई करने से पहले हमको उसको क्यारियां बना लेनी चाहिए। क्यारी की चौड़ाई जो है वो 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में होनी चाहिए और लंबाई 10 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन बेड्स को बनाने के बाद में हमको जो है धान का बीज छिड़कना चाहिए। यानी ये चौड़ाई इसलिए रखी जाती है ताकि बीज आराम से निकाले जा सके और पानी भी आराम से जा सके, और नालियों के अंदर जो है, जो नाली बीच में बनाते हैं 2 बेड के बीच में। और यदि बारिश हो जाती है ज्यादा तो पानी निकल भी जाएगा। ऊंची बनाई, निकासी के लिए सही ऊंची बनानी पड़ेगी, ऊंची बनानी पड़ती है। ये है इसका तरीका। और जिन किसान भाइयों ने लगा ली है धान की नर्सरी, बहुत अच्छी बात है, बरसात आने वाली है तो वो अपनी रोपाई करेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है अभी, वो भी लगा सकते हैं। विशेषकर जो कम अवधि वाली किस्में हैं उनकी नर्सरी, वो यदि अब भी लगाएंगे तो हमारी करीब 10-15 जुलाई के आसपास तैयार हो जाएगी। तो उसकी वैरायटीज आप बताएंगे? हाँ, वैरायटी उसके लिए जैसे हमारी पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692, ये 2 बहुत अच्छी किस्में हैं हमारे और किसानों के बीच में बड़ी पॉपुलर हैं। जहाँ पे विशेषकर वो धान काटने के बाद में आलू लगाते हैं या अर्ली कोई भी क्रॉप लगाते हैं, विशेषकर मस्टर्ड वगैरह, तो वहाँ पे ये बहुत सुटेबल है, अच्छी पैदावार देती हैं और बहुत ही पॉपुलर है।
तो इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने लगा रखी है लंबी अवधि वाली, जिनकी फसल लगभग जो है 40 से 50 दिन में पक के तैयार होती है जी। उसमें भी कुछ हमारे पूसा संस्थान की बहुत अच्छी किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती नंबर 1 है, पूसा बासमती 1121 है, बहुत पॉपुलर वैरायटी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका बहुत अच्छा दाम मिलता है, विशेषकर $200 पर टन के हिसाब से प्रीमियम मिलता है और बहुत ही लंबा ग्रेन है, उससे लंबा ग्रेन किसी बासमती धान का नहीं है और विशेषकर पुलाव, बिरयानी और इसके लिए यूज की जाती है, विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है, वो बहुत अच्छी किस्में है। और एक जो है हमारी पूसा संस्थान ने जो निकाली है 1886, वो भी बहुत अच्छी किस्में है। अभी 2 साल पहले हमारी 1979, 1985 ये भी 2 बहुत अच्छी किस्में ये निकाली हैं, इनको लगाएं। पंजाब वगैरह में जो है PR करके 126 वैरायटी है, वो भी बहुत पॉपुलर है, उसको लगाते हैं पंजाब में, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। तो ये कुछ किस्में हैं जिनको किसान भाई लगा ली होगी, इनकी जो नर्सरी, और नर्सरी खड़ी होगी तो उसकी कुछ देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक श्रोता टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए पूछ लेते हैं कि पहले उनका क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। मैं बिहार औरंगाबाद से बोल रहा हूँ मैम, आपका कार्यक्रम हमेशा सुनता हूँ मैं। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब भी का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा बताते हैं, समझाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि सर, मैं आपका पूरा बात सुन लिया, अभी बीज सब चीज लगा ले, लेकिन जब हम धान लगाते हैं सर, तो धान लगाने के बाद सर 15-20 दिन के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें खर पतवार आ जाते हैं, जैसे उसका पत्ता पीला होने लगता है, फिर हम इतना महंगा से महंगा दवा डालते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। और जब धान गर्भ में हो जाता है, जब उसमें दूध हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कीड़े लग जाते हैं। तो हम डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं और लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन वो कीड़ा उतना मरता नहीं है, उतना हमारा उपज नहीं होता है। हर साल मुझे यही प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है सर। इसी को देखते हुए सर मुझे ये लगता है कि मैं खेती कम करना कर दिया सर, समझ गए ना, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, सारा चीज करते हैं, दवा डालते हैं और खत परवार और कीड़ा लग जाते हैं, समझ गए सर। तो मेरा यही सवाल है सर, अगर इस बार भी मैं खेती कर रहा हूँ और मुझे सुझाव दीजिए कि कौन सा दवा डालें और क्या करें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि धान में जो है खरपतवार भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी लगते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यदि खरपतवार आ जाएंगे तो हमारे पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए इनके कम्पीट करते हैं, तो उनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं ये सलाह दूंगा, यदि आप धान गेहूं का फसल चक्र लगा रहे हैं तो जैसे ही आपकी गेहूं की फसल कटती है उसके बाद जो ढैंचे का इस्तेमाल जरूर करें, ढैंचा जरूर उगाएं, या जो है मूंग भी लगा दें। मूंग की फलियों को तोड़ने के बाद में उसका अवशेष मिलाना चाहिए। यदि इस फसल चक्र में, धान गेहूं के फसल चक्र में, यदि आप किसी भी ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करते हैं तो हमारे खरपतवार कम आते हैं, क्योंकि यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग लगाएंगे गेहूं काटने के बाद में, धान की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले, रोपाई करने से पहले, तो हमारे बहुत से खरपतवार उसी समय उग जाते हैं और फिर वो हमारी फसल को इतना नुकसान नहीं करते हैं। तो ये कार्य आप अवश्य करें, इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी और अच्छा रहेगा कि आपकी जो है खरपतवार भी कम आएंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि खरपतवार आते भी हैं रोपाई करने के बाद में, तो उनके लिए तरीका यही है कि आप जो है दवा का इस्तेमाल कम करें, हाथ से निकालें। लेकिन यदि आप दवाई डालना जानते हैं, दवाई डालना ही चाहते हैं, तो फिर दवाई भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, दवाई को हमें कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हाथ से उखाड़ें। हाँ, एक नोमनी गोल्ड करके दवाई आती है, सोडियम बिस्फारिबाइक सोडियम करके, तो बिस्फारिबाइक सोडियम इस दवा का इस्तेमाल बहुत कम लगती है और रोपाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद इसको डालना चाहिए। 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे काफी हद तक जो हमारे खरपतवार नियंत्रण हो जाते हैं। दूसरी बात कही इन्होंने, कीड़े बहुत आते हैं, स्टेम बोरर आता है हमारी बाली, उस समय जब हमारी बालियां निकलती हैं तो स्टेम बोरर भी 2 स्टेज में आता है।
एक तो बालियां निकलने के समय आता है, उसको हम डेड हेड के नाम से बोलते हैं, और एक हमारी जो वेजिटेटिव स्टेज में आता है उसको हम डेड हार्ट के नाम से कहते हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए हमको केवल दवाओं पे ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह आपको लगाने हैं, और 1 हेक्टेयर में 12 फेरोमोन ट्रैप्स लगाएंगे तो काफी हद तक जो है वो कीड़े अट्रैक्ट होकर वो उधर चले जाते हैं और वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। विशेषकर नर कीड़ा जो है, मादा का फेरोमोन होता है तो वहां चला जाता है, फिर उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम रुक जाता है और किसी हद तक हमारे जो स्टेम बोरर है उसकी नियंत्रण हो जाता है, या और भी हमारे ब्राउन प्लांट हॉपर है वो भी उधर चले जाते हैं। तो यानी हाथ से निकालेंगे तो भी रसायन से बचे रहेंगे और ट्रैप लगाएंगे तो भी रसायनों का इस्तेमाल कम होगा। हाँ, लेकिन यदि आपको किसी इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना है तो उसको बड़े सोच समझ के, जहाँ से ले रहे हैं आप पर्ची लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी नकली दवाई भी बाजार में मिलती है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से पर्ची लीजिए। कंट्रोल नहीं कर रहा है फिर उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एक और श्रोता लाइन पे आ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या नाम? मैं राकेश बोल रहा हूँ शिमला से। हाँ जी। मेरा एक सवाल है, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, जो काला चावल है वो क्या है, वो कितना महंगा है, और सबसे बड़ी बात है जो काला चावल है वो उसको किसान लगाएंगे तो कितना फायदा रहेगा, और बासमती जो चावल होते हैं क्या उसका रेट अगर कितना होता है, क्या किसान भाई जो है उसको उसका खेत में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि काला चावल और बासमती चावल? आपने देखिए सवाल पूछा है, वो जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है उससे संबंधित है। कुछ लोग जो है बासमती खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है काला चावल खाना पसंद करते हैं। काले चावल की जो आपने जो बात की है, काले चावल के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और थोड़े जो हमारे मिनरल्स वगैरह हैं वो भी ज्यादा होते हैं, आयरन है, जिंक है, तो उनकी मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन ये कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सभी कंज्यूमर उसको उपभोक्ता खाते नहीं है या पसंद नहीं करते। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को उनके प्रश्न का डिमांड नहीं है उसकी इतनी जितनी जो हमारी बासमती की है। और बासमती क्योंकि हमारी इंडिया में भी खाते हैं, पसंद करते हैं, बाहर भी डिमांड है, सुगंध होती है। हाँ, इस वजह से उसको जो है लगाते हैं। तो यदि यहाँ कहीं मार्केट ड्रिवन डिमांड है तो उसको लगाना चाहिए, मार्केट उसका पहले ढूंढना चाहिए, हो जाएगा वो अच्छा है। उसके अंदर जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते हैं, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे पहले मार्केट ढूंढने की जरूरत है जी। और कोमल, आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और योग में विशिष्ट लोग भी शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे पूरे देश में बहुत अलग अलग कार्यक्रम हुए और बड़े बड़े जितने भी आप कहें कि केंद्रीय मंत्रियों को अगर आप देखें तो उन्होंने भी इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आज हम भी एक हमारे जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से, उनकी ओर से योग दिवस में भाग लेने पर योग के बारे में क्या बातें कही गई, आइए सुनते हैं। सभी देशवासियों को और पूरे विश्व के सभी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये उन्हीं के प्रयास है जिसके कारण योग आज पूरे विश्व में पहुंचा है और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। फिट इंडिया, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए योग जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ और प्रसन्न रहना अगर है तो योग को एक दिन नहीं, योग दिवस पर रोज अपनाएं। योग एक दिन करने का काम नहीं है। योग को हम कैसे जीवन का अंग बनाएं, पद्धति हम कोई भी अपना, हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा, आसन करना तो सीख के करना, किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना। कई बार ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं और उसके कई बार गलत परिणाम होते, दुष्परिणाम होते हैं। ठीक ढंग से अगर आसन किए जाए, श्वास पर नियंत्रण किया जाए, मतलब प्राणायाम, तो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। हमारे यहाँ कहा है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ रहना जरूरी, तो आप काम कर पाओगे, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप हमेशा एक ही बात रहेगी कि मैं बीमार हूं या मैं ये नहीं कर सकता। याद रखें, शरीरम माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर को मानिए मंदिर, और शरीर की भी पूजा कीजिए, साधना कीजिए।
नए महात्मा बलहीने ने लभ्या। जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं, शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, वो क्या करेगा? ना इहलौकिक सुख ना पारलौकिक सुख, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री फिट इंडिया की बात करते हैं। आज जब हम यहाँ योग कर रहे हैं तो कृषि और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कर रहा है। यहाँ वैज्ञानिक भी है, यहाँ किसान भी है, यहाँ ICR और कृषि विभाग के अधिकारी भी हैं, तो यहाँ मेरी लखपति दीदियां भी हैं जो भारत में नव उत्साह का संचार कर रही हैं। और हम सबके लिए जरूरी है कि हम योग को अपनाएं मन से। एक दिन नहीं, रोज योग करें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर अपने जीवन को भी सुखी बनाएं और भारत को भी समृद्ध और सुखी बनाने में योगदान दें। किसान भाइयों, खेती भी तभी ठीक से होगी जब शरीर स्वस्थ रहेगा। और योग के कई आसन ऐसे हैं जो कृषि कार्यों में भी मददगार होंगे। और वैज्ञानिकों को तो ध्यान की तरफ जाना पड़ता है, एकाग्रचित्त होकर रिसर्च और शोध करना पड़ता है। और दीदियों पे दायित्व है न केवल खुद को लखपति बनाने का, बल्कि परिवार भी ठीक चलाने का। इसलिए आइए इस कला और विज्ञान को अपनाएं। क्रिकेट में बात होती 20-20 की, मैं कहता हूं 20-20-20। 20 मिनट आप आसन करो, 20 मिनट आप प्राणायाम करो और 20 मिनट फिर बैठ के पूरे दिन भर की प्लानिंग कि आज क्या क्या करना है। वो भी साधना है। नहीं, कई भाई बहने करते ही नहीं कि जो हो गया सो ठीक है। दिन भर की प्लानिंग अगर हमने कर ली कि आज दिन भी ये काम करना है और रात को सोने के पहले सोच लिया कितना कर पाए कितना ना कर पाए, तो जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। 20-20-20 मुझे पूरा विश्वास है कि हम केवल आज योग नहीं करेंगे, हम रोज योग करेंगे। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का योग दिवस पर ये संदेश। बिल्कुल। और योग के बारे में जैसे कि आज जागरूकता फैलाने के लिए बहुत कार्यक्रम हुए हैं, तो हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी काम हम ठीक से कर सकें, तो योग को अपनाएंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे धान में जो पौध तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। आपने कहा कि जब नर्सरी अच्छी होती है, पौध अच्छी होती है, तो फसल भी अच्छी होती है। इसका मतलब काफी कुछ पोषण है उसको नर्सरी में मिल जाता है। तो क्या कुछ पोषण देने की जरूरत होती है नर्सरी के स्तर पर? नर्सरी में देखिए, जब हम नर्सरी लगाते हैं सबसे बड़ा पोषण जो गोबर की गली खाद है वो है, या वर्मी कंपोस्ट है। क्योंकि उसके दो फायदे होते हैं, एक तो पोषण मिलता है नर्सरी को, और दूसरे जब हम जड़ें उनको उखाड़ते हैं नर्सरी को, तो उस समय जो है नर्सरी की जड़ें खराब नहीं होती हैं। यदि ऑर्गेनिक मैटर कम है मिट्टी के अंदर, गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं, तो जब हम नर्सरी उखाड़ेंगे तो जड़ें टूटती है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि हमको गोबर की खाद जरूर लगानी चाहिए, या वर्मी कंपोस्ट हो, इन दोनों में से कोई सी भी जो उपलब्ध हो वो लगानी चाहिए। उससे काफी हद तक पोषण मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम फास्फोरस, नाइट्रोजन और थोड़ा पोटास भी देने की सिफारिश करते हैं। जैसे हमने गोबर की गली छड़ी खाद 500 से करीब 700 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल जरूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। तो उतने क्षेत्रफल में लगभग हम मतलब 1 टन जरूर गोबर की खाद डालें गली छड़ी, और उसके साथ साथ जो है हम 10 से 12 किलोग्राम यूरिया इतने क्षेत्रफल में, और इतना ही लगभग जो है हम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 5-6 किलो जो है उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास, और हो सके तो 1 से 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए। अच्छा, किसी बीमारी के आने की भी संभावना रहती है? हाँ, संभावना रहती है। नर्सरी के अंदर बीमारी कम आती है, कीड़े मकोड़े थोड़े आते हैं, और कभी कभी यहाँ बकाने की प्रॉब्लम आ जाती है, और विशेषकर कुछ किस्मों में आती है, सभी में नहीं आती है। उसके पौधे अचानक बढ़ जाते हैं, दिखाई देते हैं कि भाई ये बकाने की बीमारी है। तो उसके लिए जो है बीज को शोधन करना जरूरी है। जैसे कार्बनडाजिम है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको शोधन करने के बाद में ही बोना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन केवल जो है वर्मी कंपोस्ट या FIM से ही दें, और सीड का ट्रीटमेंट जो है ट्राइकोडर्मा से करें। वो किसी पोषक तत्व का प्रबंधन केमिकल के द्वारा ना डालें, न केमिकल से जो सीड को ट्रीट करें। ये चीज ध्यान रखने की। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा एक श्रोता लाइन पर आ गए हैं। जी जी, हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये बासमती की जो
धान है बासमती चावल सर, ये जो है ये जो नॉर्थ इंडिया में जो मतलब इसकी फसल होती है, और ये जो साउथ दक्षिण भारत में मतलब ये महाराष्ट्र में मतलब कई लोग कोशिश करते नहीं हो पाती है, तो ये मतलब किस तरह की मिट्टी की जरूरत इसके लिए होती है और क्या प्रोसीजर है? थैंक यू। आप कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से बोल रहे हैं? जी, ठाणे महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? गुरुनाथ। हाँ गुरुनाथ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, नॉर्थ में ही बासमती होती है, पैदावार तो इसकी साउथ में मिलती है, लेकिन क्योंकि एरोमा जो है वो नॉर्थ में ही बनता है। इसकी बासमती की विशेषता ये है, जिस समय दाना भरता है उस समय जो है अच्छा एरोमा बनने के लिए एक तो जो है हमारी ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो उस समय जो एरोमा अच्छा बनता है। जब भी जो एरोमा के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है उसका एक्सप्रेशन अच्छा होता है और उसमें क्वालिटी मिलती है हमको एरोमा के रूप में। जबकि ये साउथ इंडिया में इसकी पैदावार तो मिलती है, जैसे कहा आपने, लोगों ने ट्राई की है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती है, सुगंध उतनी नहीं आती, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में जिस समय इसमें दाना बनता है उस समय जो टेम्परेचर कम हो जाता है, लो ह्यूमिडिटी हो जाती है। इसी वजह से GI टैग भी बासमती को पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन्हीं को है। यानी वातावरण का भी सुगंध वातावरण का ज्यादा पड़ता है और मिट्टी का भी पड़ता है और हमारी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब का जो रोल होता है क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए बासमती की। तो इस कारण जो है साउथ इंडिया में क्वालिटी नहीं मिलती है। आपने सही सवाल पूछा और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सका। बिल्कुल जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं राकेश फिल्मी सर अमृतसर से बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले तो आपको विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी जो श्रोते हैं अपने विशेषज्ञ हैं उनको चरण वंदना। आपको भी बहुत शुभकामनाएं जी सर। सवाल पूछिए अपना। क्या सेहत के लिए वो क्या धान के बारे में आपका क्या प्रश्न है? हेलो। धान के बारे में आपका क्या सवाल है? किसमें कौन सी बारे में बताएं, कैसे कमाई कर सकते? धान की किस्मों की डॉक्टर साहब ये खास तौर से ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने पहली बार काले चावल के बारे में सुना। आज के हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद पहली बार इन्होंने काले चावल के बारे में जाना, तो ये उसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि कहाँ उसकी खेती हो सकती है। हाँ, एक्चुअली ना इसके काला नमक जो है, जिसके धान काला नमक के नाम से काला धान बोलते हैं, उसका GI टैग जो ईस्टर्न यूपी में है, तो वहाँ ये बनता है और बड़ा अच्छी क्वालिटी वहाँ मिलती है इसकी। और होने को तो सब जगह हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही क्वालिटी की बात आती है। क्वालिटी जो है इसकी विशेषकर ईस्टर्न यूपी में है और वहाँ अच्छे ढंग से होता है और उसी हिसाब से। लेकिन ये कह रहे हैं कि कैसे इसको जो उगा लोगे आप, वैरायटी मिल जाएंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। उगाने के बाद में सबसे पहले हमको डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, यानी कि मांग है तभी हमको उगाना है। यदि आपकी मांग वहां पे है आपके लोकल क्षेत्र में या कहीं इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पहले सर्वे कर लें, मार्केट ढूंढ लें, तभी इसको उगाएं। अन्यथा जो है जो कॉमन वैरायटी है वो अच्छी पैदावार देती हैं, बासमती टाइप की जो पंजाब के अंदर, और उनके यहाँ पे PR 126 वैरायटी बड़ी पॉपुलर है, उसको पंजाब के किसान बहुत लाइक करते हैं, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, पैदावार भी बहुत अच्छी देती है। डॉक्टर साहब, अब बात ही आती है, पौध तैयार हो गई है, उसकी रोपाई करते समय किन किन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखें? ये बहुत सवाल जरूरी है। एक तो जो हमारी पौध जो है लगभग जब 20 से 25 दिन की हो जाए बढ़िया होती है, सर्वोत्तम होती है रोपाई करने के लिए। ज्यादा दिन की पौध नहीं होनी चाहिए, जब 4 से 6 पत्तियां आ जाए, और एक दिन उखाड़ने से पहले पानी भर देना चाहिए नर्सरी के अंदर शाम के वक्त। कई बार डॉक्टर साहब बहुत बढ़ जाती है, लगा नहीं पाते, ऊपर से काट देते हैं कई लोग उसे। नहीं, वो गलत है, अब उसको अवॉइड करना चाहिए। वो जब परिस्थितियां खेत खाली नहीं है, आपकी नर्सरी लंबी होगी, तब उसको रिकमेंड करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करते हैं। जल्दी लगाना चाहिए। जल्दी लगाना चाहिए, 20 से 25 दिन की नर्सरी होना चाहिए। और जब रोपाई कर रहे हैं लाइनों में लगाना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी जो है हमारी लगभग 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक स्थान पर जो है 2 से 3 पौधे लगाएं, दो लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पौधा मर भी जाएगा तो दूसरा पौधा जो है सर्वाइव कर जाएगा। ये चीज ध्यान रखने की है। और किसान भाइयों को ये मैं बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से यहाँ कि जी रोपाई करते समय नाइट्रोजन मत दें।
क्योंकि यूरिया जो देते हैं, यूरिया देते हैं वो मदेन फास्फोरस, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास और जिंक सल्फेट डालें। यूरिया जो है रोपाई के 1 सप्ताह बाद ही दें, जब जड़ें पकड़ जाए। और क्योंकि यदि वो शुरू में डाल देंगे तो यूज नहीं करते हैं पौधे, वातावरण में अमोनिया गैस बन के उड़ जाते हैं, लीचिंग के द्वारा नीचे चली जाती है और पोटास फास्फोरस से जड़ें विकसित होती हैं। और तो ये जरूरी है, जिंक की भी जिंक सल्फेट से पूर्ति हो जाती है। और नाइट्रोजन जो है लगभग 1 सप्ताह बाद ही पहली डोज देनी चाहिए और उसको 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। 1 सप्ताह बाद रोपाई के, फिर जो है उसको 20 से 25 दिन बाद रोपाई के, और तीसरी खुराक जो है वो 50 से 55 दिन बाद देनी चाहिए। ऐसा बांटना चाहिए। तो इससे जो हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ती है, पैदावार अच्छी मिलती है और कीड़े मकोड़े बीमारियां भी कम आती हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन समय की बाध्यता है। आपने इतने सहज तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर शिवे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर वाई.एस. शिवे जी, जो आपके सवालों का भी जवाब दे रहे थे और धान की रोपाई के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब घड़ी की सुइयों से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो हम अपने श्रोताओं से आज्ञा चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।